नमस्कार आप सभी को। करंट अफेयर्स के रात्रिकालीन 11 बजे की इस कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज करंट अफेयर्स के इस सेशन में कुल मिलाकर 14 प्रश्न हैं और इन 14 प्रश्नों को हम समझने का, जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इन 14 प्रश्नों की बदौलत हम कम से कम 25 से 30 फैक्ट यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले एक एक करके यहाँ पे कुछ वन लाइनर मैंने आप सब जानते होंगे कि जून माह से जो आपके करंट अफेयर्स के प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें बदलाव हुआ है और सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कि कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलते हैं। अब वन लाइनर करंट अफेयर्स ये आपके सामने है। जो लोग अभी उपस्थित नहीं हुए हैं जल्द से जल्द उपस्थित हो जाएं और जैसे पहले आप सब रेगुलर थे, चाहता हूँ और विश्वास भी है कि आप सब उसी प्रकार से रेगुलर रहेंगे, क्योंकि यदि आप नियमित रहेंगे तभी चीज़ें बेहतर होती हैं। यदि आप नियमित नहीं रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको समस्याएं होंगी, क्योंकि उतनी सारी चीज़ें जो आपको कवर करनी होती है, यदि आप चाहो कि एक दिन में आप कवर कर लो तो एक दिन में आप नहीं कर सकते हो। यदि आप चाहो कि वार्षिकांक लेकर पढ़ लेने से आपका काम चल जाएगा तो वार्षिकांक लेके पढ़ने से आपका काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना होता है। करंट अफेयर्स एक ऐसा विषय है, आप कह लीजिए कि इसमें नियमित अपने आप को अपडेट रखना होता है और नियमित अपडेट के साथ समय समय पर यदि आप उसका रिवीजन करते हैं तभी चीज़ें बेहतर होती हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए नियमित अपडेट, साथ ही साथ रेगुलर उसका नियमित रिवीजन भी होना चाहिए, तभी चीज़ें आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है कि किसको दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहाँ पे वन लाइनर अभी ये कुछ मैं आपको स्टार्टिंग में फैक्ट देता हूँ, उसकी बात हो रही है, क्योंकि बहुत सारे अभी तक क्या होते थे, जो मिसलेनियस टॉपिक के फैक्ट होते थे वो हमारे छूट जाते थे। ठीक है, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं हो पाती थी, तो इसलिए जो मिसलेनियस प्रकार के टॉपिक हैं उनको हम इस तरह की सीरीज में रख रहे हैं। प्रारंभ वहीं से हो रहा है और उसके बाद हम प्रश्नों पर आ रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया किसको दूसरी बार अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे बोला गया कि किसको दूसरी बार अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है विजय सांपला। याद रखिएगा, विजय सांपला को दूसरी बार अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, विजय सांपला को दूसरी बार अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे जब बढ़ते हैं, अगला है किसने अमेरिका के बाजारों के लिए सहायक वाणिज्य सचिव के रूप में शपथ ली है। अमेरिका के बाजारों के लिए सहायक वाणिज्य सचिव के रूप में किसने शपथ ली है, इसकी बात हो रही है। तो इनका नाम है अरुण वेंकट रमन। अरुण वेंकट रमन इसका सही उत्तर है। और आपको बता दें इसकी पीडीएफ आपको, जो आपका ऐप है बीपीएससी का जो ऐप है वहाँ पर आपको मिल जाता है। साथ ही साथ इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिलता है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, उससे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे छात्र जो पूर्व में रेगुलर थे वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी ने वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए किसे अपना अध्यक्ष चुना है। क्या बात हो रही है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी ने वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए किसे अपना अध्यक्ष चुना है। तो इनका नाम है कृष्णन रामानुजम। क्या नाम है, कृष्णन रामानुजम, इनका नाम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी फैक्ट में आगे बढ़ते हैं। आगे आता है चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस कब मनाया जाता है। बोला जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस 26 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और ये क्या था, चेरनोबिल आपदा ये क्या थी आपको बता दें, यह एक परमाणु रिएक्टर आपदा थी जो 26 अप्रैल 1986 को घटित हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना है, चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। यह एक, आप कह सकते हो, परमाणु रिएक्टर की आपदा थी। ठीक है, अगला है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। आपको याद रखना है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। 26 अप्रैल आपको
यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि ये जो चेरनोबिल आपदा ये थी, जो चेरनोबिल परमाणु आपदा जो घटित हुई थी, ये किस देश से संबंधित है, तो यहाँ पे देश भी याद रखिएगा। चेरनोबिल आपदा जो है ये यूक्रेन से संबंधित थी और यूक्रेन रूस संघर्ष हो रहा है, इसलिए आगामी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चेरनोबिल आपदा नाभिकीय आपदा थी, परमाणु रिएक्टर से आपदा हुई थी। साथ ही साथ यहाँ पे यह भी याद रखना है यूक्रेन से संबंधित है और तिथि भी आपको याद रखना है 26 अप्रैल 1986। अब यहाँ पे बात हो रही है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2022 का थीम क्या था, तो यहाँ पे आपको याद रखना है आईपी एंड यूथ। क्या थीम है? आईपी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर ए बेस्ट फ्यूचर। आईटी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर ए बेस्ट फ्यूचर इसकी थीम है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आप इतना ही याद रखते हैं आईपी एंड यूथ तो भी आपका यहाँ से काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लॉजिसेम वायु 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। लॉजिसेम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो लॉजिसेम वायु 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा किया गया, यदि आपसे पूछ लिया जाए लॉजिसेम वायु का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो आपको बताना है लॉजिसेम वायु का जो आयोजन है वो भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया। ठीक है, अगला है लार्सन एंड टर्बो L&T ने किस प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ साझेदारी की है, तो याद रखना है लार्सन एंड टर्बो ने L&T ने जो साझेदारी की है इसका नाम है IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे के साथ इसने साझेदारी की है। L&T ने IIT बॉम्बे के साथ साझेदारी की है, ये आपको पता होना चाहिए। किस लिए साझेदारी हुई है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि L&T ने IIT बॉम्बे से किस संबंध में साझेदारी की है, तो आपको बताना होगा हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए। हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए यह साझेदारी हुई है। तो याद रखना है L&T के साथ IIT बॉम्बे ने साझेदारी की है, किस लिए? हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए यह साझेदारी की गई है। ठीक है, ये तो थे रिकैप में जो आपको पता होना चाहिए, ये क्योंकि ये पुराने करंट अफेयर्स हैं। अब यहाँ पे हम नियमित करंट अफेयर्स पर आते हैं जो दैनिक करंट अफेयर्स की सीरीज के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब एक एक करके यहाँ पे प्रश्नों को ध्यान से आपको समझना है, देखना है। बोला जा रहा है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पे ये लिख लीजिएगा 1 जून, 2 जून, 26 नवंबर, 25 नवंबर। याद रहे, संस्मरण रहे कि ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद जवाब देना है। क्या बोला है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, और मैं बोल रहा हूँ कि 80% लोग इसका जवाब गलत देंगे। आप में से 80% लोग इसका जवाब गलत देंगे, निश्चित तौर पर गलत देंगे। तो बताएं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में अंतर है। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए। और पिछले दिनों जो पिछले कक्षा में आपने देखा था वहाँ पे मैंने बताया था अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। आज मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। क्यों पूछ रहा हूँ? जिससे आप गलती ना करो, आपको अंतर स्पष्ट रहे। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में अंतर आपका स्पष्ट होना चाहिए। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है, पहले इसके संदर्भ में हम बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। वर्ष 2014 से हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस को मनाना शुरू किए। 26 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि आप जानते हो श्वेत क्रांति, या आप कह लीजिए ऑपरेशन फ्लड, आप कह लीजिए ऑपरेशन फ्लड जो चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड के जो जनक थे उनका नाम था डॉक्टर वर्गीस कुरियन। सबको पता होगा इनका नाम, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिनको ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा जाता है, जिनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिन्होंने अमूल की स्थापना की गुजरात में, आपको बता दें उन्हीं का जन्म दिवस होता है 26 तारीख को, 26 नवंबर को, और इसी तिथि को हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें वर्ष 2021 में इनकी 100वीं जयंती मनाई गई।
डॉक्टर वर्गीस कुरियन की वर्ष 2021 में 100वीं जयंती मनाई गई, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस या विश्व दुग्ध दिवस। अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस या विश्व दुग्ध दिवस की यदि हम बात करें तो आपको बता दें यूनाइटेड नेशन द्वारा ये मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत एक संस्था आती है जिसको बोलते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन, FAO। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा, यूनाइटेड नेशन के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा यह मनाया जाता है। और आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाए जाने की शुरुआत 1 जून वर्ष 2000 से हुई है। तो अब आपसे उम्मीद करता हूं कि यदि आपके प्रश्न में दुग्ध दिवस से संबंधित कोई प्रश्न आता है आपके पेपर में, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, विश्व दुग्ध दिवस या राष्ट्रीय दुग्ध दिवस से संबंधित प्रश्न आता है तो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश G5 साहेल की सदस्यता से बाहर हो गया है। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो G5 साहेल है ये है क्या। G5 साहेल ये है क्या, तो आपको बता दें कि G5 साहेल जो है विशेष रूप से ये अफ्रीका का एक समूह है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक समूह है। और अफ्रीका में से विशेष रूप से पश्चिमी अफ्रीका में विशेष रूप से पश्चिमी सहारा से जुड़े हुए ये देश हैं, जो सहारा का रेगिस्तान है उससे जुड़े हुए ये देश हैं, लगे हुए ये देश हैं। और क्योंकि आप जानते हो कि उस रीजन में, सहारा के रीजन में जो है आप कह लीजिए, इसके साथ साथ मध्य अफ्रीका में भी कह लीजिए, लगातार आतंकी गतिविधियां, लगातार आतंकी संगठन अपना पैर पसार रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे शासन व्यवस्था नाम की चीज़ें रह नहीं गई हैं, सरकारें बहुत कमज़ोर हो गई हैं। विद्रोही संगठन लगातार हाथ उठाते रहते हैं, हथियार उठाते रहते हैं। चाहे आप लीबिया की बात कर लीजिए, चाहे आप कांगो की बात कर लीजिए, चाहे आप नाइजीरिया की बात कर लीजिए, चाहे आप बुर्किना फासो की बात कर लीजिए। तो ये जो देश है, ये जो पूरा का पूरा रीजन है, ये अशांत है और अस्थिर है। इसको स्थिर बनाने के लिए, इसको शांत बनाने के लिए इन देशों ने एक संगठन बनाया था और इन देशों ने साथ मिलकर इस प्रकार के विद्रोही संगठनों पर, इस प्रकार के आतंकी संगठनों पर कार्य भी किया था, उनको रोकने का प्रयास भी किया था। क्योंकि ये सभी के सभी देश जो G5 साहेल के अंतर्गत आते हैं, ये सभी की सभी देश आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, सभी के सभी देश स्थल रुद्ध हैं और आपस में जुड़े हुए हैं, जिसके कारण ये आसानी से इस मुहिम को सफलतापूर्वक ये चला रहे थे। अब यहाँ पे मैं कुछ बात आपको और बता दूं कि यहाँ पे G5 साहेल की बात हो रही है, तो इसके अंतर्गत 5 देश पहले कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे कुछ देशों के नाम लिखे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। बुर्किना फासो हो गया, नाइजर हो गया, माली हो गया, मॉरिटेनिया हो गया, ये 4 देश इसके सदस्य हैं। अब 5वां देश कौन सा है, तो 5वां देश मैं यदि हम बताएं तो चाड भी इसमें है। तो कौन कौन से 5 देश इसके सदस्य हैं, पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए। G5 साहेल के सदस्य कौन कौन से हैं, चाड, मॉरिटेनिया, माली, नाइजर, बुर्किना फासो। किस लिए ये संगठन बना वो आपने समझ लिया। अब बात आती है कि इससे कौन सा देश बाहर हो गया है, तो इससे जो देश बाहर हुआ है वो है माली। माली इससे क्यों बाहर हुआ है, माली देश इससे इसलिए बाहर हुआ है, इसका आरोप है कि इस संगठन की अध्यक्षता के लिए कई बार उसके द्वारा प्रयास किए गए, लेकिन कुछ देश ग्रुप में ऐसे हैं जो उसकी अध्यक्षता के लिए, उसकी अध्यक्षता की दावेदारी को जो है आगे नहीं बढ़ने देते हैं और इसके कारण माली इस संगठन से हट गया है। तो बी विकल्प आपका सही उत्तर है। और जब हम बात करते हैं अफ्रीका के पश्चिमी भागों के, तो आपको कई बार मैंने बताया है कि यहाँ पे कई सारे तट हैं और इन तटों के अलग अलग नाम हैं, जैसे आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, स्लेव कोस्ट, आइवरी कोस्ट हो गया, गोल्ड कोस्ट हो गया, स्लेव कोस्ट हो गया। ये कुछ कोस्ट हैं, ये कुछ तट हैं और परीक्षाओं में क्या पूछा जाता है, इनका क्रम पूछ लिया जाता है, उत्तर से दक्षिण इनका क्रम पूछ लिया जाता है।
इन कोस्ट में कौन कौन से देश आते हैं, जैसे आइवरी कोस्ट के अंतर्गत कौन कौन सा देश आता है, गोल्ड कोस्ट के अंतर्गत कौन कौन सा देश आता है, या स्लेव कोस्ट के अंतर्गत कौन कौन सा देश आता है, ये पूछा जाता है। तो आज आपकी जिम्मेदारी है कि ये आप हमें बताओगे कि आइवरी कोस्ट के अंतर्गत कौन सा देश आता है, गोल्ड कोस्ट के अंतर्गत कौन सा देश आता है, स्लेव कोस्ट के अंतर्गत कौन सा देश आता है, ये आपको बताना है। और साथ ही साथ इनका क्रम भी बताना है, उत्तर से दक्षिण का क्रम भी इनका आपको बताना है। ये आपका पहला होमवर्क है। नहीं आता है कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइएगा, निश्चित रूप से मेरे द्वारा उसका जवाब, उसका उत्तर दिया जाएगा। अब बात आती है पिछले क्लास के प्रश्न की। पिछले क्लास में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। पिछले क्लास में आपसे एक प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न बहुत ही आसान था। यदि आप देश दुनिया से जुड़े रहे होंगे, देश दुनिया से वाकिफ़ होंगे, तो निश्चित रूप से इसका जवाब भी आपको पता होगा और आपने जवाब दिया भी होगा, क्योंकि बहुत कम छात्रों ने जवाब दिया है। मैं देख लेता हूँ किसने जवाब दिया है और सबसे अच्छा जवाब किसका है। तो आपको बता दें, कमेंट तो काफ़ी आए हैं, जैसे रश्मि वर्मा जी का जवाब अच्छा है, ठीक है, आपने सही जवाब दिया है। विष्णु देव कुमार जी हैं, लगातार आप योगदान दे रहे हैं आप सभी, विष्णु देव जी हो गए। इसके बाद यदि हम बात करें तो बबीता कुमारी जी ने भी जवाब दिया है, लेकिन एक वर्ड में जवाब दिया है, वो काफ़ी नहीं है। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो कैमूर नाम से एक हैं, इन्होंने भी जवाब दिया है। आपको बता दें कि जो सबसे अच्छा जवाब यदि मैं बात करूं तो रश्मि वर्मा जी को है, क्योंकि इन्होंने बहुत डिटेल में चीज़ों को बताया है, ठीक है। तो आपको बता दें, इसके अलावा जैसे कि विष्णु देव जी हैं, इन्होंने जो मैं प्रश्न में कमेंट किया था क्लास के दौरान कि इसका जवाब दें, उन्होंने इसका जवाब दिया है, जापान के बारे में बताया है। तो आपको बता दें, पिछली कक्षा में हमने पूछा था कि वह कौन सा देश है जिसने भारत के गेहूँ को रिजेक्ट कर दिया है। आपको बता दें, भारत सरकार ने जब गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाया था, उससे पहले ही गेहूं की एक खेप तुर्की को भेजी थी, निर्यात किया था, और डायरेक्ट नहीं भेजा गया था, बल्कि भारत से स्विट्ज़रलैंड की एक कंपनी ने खरीदा था और स्विट्ज़रलैंड की कंपनी ने फिर तुर्की को बेचा था। लेकिन ओरिजिन ऑफ कंट्री यदि हम बात करें तो भारत ही था, क्योंकि गेहूं भारत का था। तो तुर्की ने वैश्विक संदर्भों को देखते हुए भारत को एक प्रकार से वैश्विक परिदृश्य पर नीचा दिखाने के लिए, भारत की जो इस प्रकार से छवि बनी हुई है उसको धूमिल करने के लिए प्रयास किया था कि गेहूं में विभिन्न प्रकार के वायरस हैं। तो वो देश था तुर्की। लेकिन जैसे ही तुर्की ने रिजेक्ट किया, तुरंत भारत सरकार ने भी एक नई चाल चलते हुए, अपनी कूटनीति दर्शाते हुए, दिखाते हुए उसी गेहूं को एक अन्य देश को निर्यात कर दिया, ठीक है, अन्य देश को भेज दिया, और उस देश ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, जिससे वैश्विक परिदृश्य पर जो तुर्की भारत को बदनाम करने की साजिश रच रहा था वो उसमें सफल नहीं हो पाया। तो आज का जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं इसी से संदर्भित है, तो उसको भी मैं पूछूंगा, लेकिन कल के प्रश्न का जवाब है तुर्की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कलोल किस राज्य से संबंधित है? कलोल एक स्थान है और कलोल स्थान इन दिनों चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट लगाया जा रहा है, विश्व का पहला नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी कहीं भी विश्व में कहीं भी नैनो यूरिया लिक्विड नहीं तैयार किया जाता है। भारत सरकार पहली बार तैयार कर रही है इफ्को के माध्यम से। इफ्को का ये संयंत्र है, इफ्को की ये आप कह सकते हो फैक्ट्री है, जिसके माध्यम से ये तैयार की जा रही है। तो ये कलोल में ही स्थापित किया जा रहा है। तो भारत का पहला, आप कह सकते हो, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है, तो ये कलोल में लगाया जा रहा है। और ये कलोल जो क्षेत्र आता है ये आता है गुजरात में। तो बात किसकी हो रही है? गुजरात में। अब एक प्रश्न बनता है कि भाई यूरिया जो है जब हमें ऐसे ही मिल रही है तो नैनो लिक्विड यूरिया बनाने की क्या ज़रूरत है? आपको बता दें कि इस प्रकार से जो यूरिया होती है, इसका यदि हम देखें तो उतनी कारगर मृदा में नहीं होती है, जबकि नैनो यूरिया जब रहेगी, ये देखा जा रहा है कि ये ज़्यादा कारगर है यूरिया में, ज़मीन में, मृदा में ये ज़्यादा कारगर साबित हो रही है। दूसरी बात जो देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि इससे जो है प्राइस कटिंग हो जाएगी, ठीक है। अभी यूरिया जो है ये बहुत महंगा है, भारत सरकार को बहुत ज़्यादा सब्सिडी इसमें देनी पड़ती है। तो अब जब प्राइस कटिंग हो जाएगी तो भारत सरकार को सब्सिडी नहीं देना पड़ेगा, और जब सब्सिडी नहीं देना पड़ेगा तो उन पैसों का
कहीं अन्य किसी अन्य योजना में खर्च किया जाएगा और एक भारी बोझ जो है वो खत्म हो सकेगा। और ये प्रयास है, और निश्चित रूप से यदि सब चीज़ें सही रहीं तो आने वाले समय में आप देखोगे कि भारत वैश्विक परिदृश्य पर इसको निर्यात भी करेगा। इसको बताएं, हाल ही में चर्चा में रहे हंसदेव के जंगल किस राज्य से संबंधित हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्तमान समय में चर्चा में। आपको बता दें, ये जो जंगल हैं बहुत ही घने जंगल हैं, और बहुत घने जंगल हैं, साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो बहुत सारे खनिज संपदा भी पाई जाती है। और इसके बहुत सारे क्षेत्रों में, हंसदेव के जंगलों के बहुत सारे क्षेत्रों में खुदाई भी होती है, खदानें भी कोयले की हैं। लेकिन वर्तमान समय में जिस प्रकार से कोयले की किल्लत चल रही है, उसको देखते हुए यहाँ की गवर्नमेंट ने हंसदेव के जंगल में एक बार फिर से नए खदानों को लेकर, कोयले के खनन को लेकर अनुमति दे दी है, जिसका विरोध जो है स्थानीय स्तर पर लोगों ने किया। यहाँ पर महिलाएं जो है वो पेड़ों से लिपट गई, उसी प्रकार से जिस प्रकार से उत्तराखंड के चिपको आंदोलन में आपको देखने को मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं हंसदेव के जंगलों में जो ये आंदोलन हो रहा है, जो इस प्रकार का विद्रोह देखने को मिल रहा है, वो आपको चिपको आंदोलन की याद दिलाता है। तो इसलिए आपको चिपको आंदोलन भी देख लेना है, आपको एपिको आंदोलन भी देख लेना, मतलब पर्यावरण से संबंधित जो भी इस प्रकार के आंदोलन हैं उनको आपको पढ़ लेना है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि कहाँ पर हैं, तो आपको बता दें कि ये जंगल छत्तीसगढ़ में आते हैं। छत्तीसगढ़ में ये जंगल आपको देखने को मिलते हैं। छत्तीसगढ़ की जब बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, जैसे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसको भी रट जाइएगा, ठीक है। चलिए, यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन के शांति रक्षक मिशनों में जो है भारत का एक, आप कह सकते हो भारत एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। वैश्विक परिदृश्य पर यदि हम बात करें तो भारत का स्थान तीसरा है। भारत तीसरे नंबर का इसमें हिस्सेदार है, जो जिस प्रकार से सैनिकों को भेजता है, जिस प्रकार से राशि इसमें डोनेट करता है, तो तीसरा बड़ा योगदानकर्ता भारत है। और आपको बता दें ये दिवस प्रत्येक वर्ष 29 मई को मनाई जाती है, ठीक है। तो सी विकल्प इसका सही उत्तर है। वर्तमान समय में यदि बात करें शांति मिशनों की, तो ज़्यादातर जो शांति मिशन है वो अफ्रीका के देशों में चल रहे हैं। इसको बताएं, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच निम्नलिखित में से किस ट्रेन के संचालन को हरी झंडी दी गई? हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच निम्नलिखित में से किस ट्रेन के संचालन को हरी झंडी दी गई? बताएं, किस ट्रेन के संचालन को हरी झंडी दी गई? सबसे पहली बात आपको समझने की ज़रूरत है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जब हम बात करते हैं तो पहली तो मैत्री एक्सप्रेस है, दूसरी बंधन एक्सप्रेस है, ठीक है, तीसरी मिताली एक्सप्रेस है, ठीक है। 3 प्रमुख ट्रेनें हैं जो भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई जा रही हैं। जिसमें मिताली एक्सप्रेस की बात करें तो जब भारतीय प्रधानमंत्री इस बार जो है बांग्लादेश की यात्रा पे गए थे कोविड के बाद अपनी पहली यात्रा पर, उस दौरान उन्होंने मिताली एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की थी। हालांकि बंधन और मैत्री पहले से चल रहे हैं। अब इसमें बोला जा रहा है हाल ही में किसको चलाने की घोषणा की गई, क्योंकि पहले से बंद चल रही है कोविड के कारण। तो अभी हाल ही में मैत्री को चलाने की घोषणा की गई। और ये जो मैत्री एक्सप्रेस है ये ढाका को कोलकाता से जोड़ती, मतलब कोलकाता और ढाका के बीच ये चलाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। बंधन एक्सप्रेस भी आने वाले कुछ समय में चलेगी। और बंधन एक्सप्रेस की यदि हम बात करें तो ये खुलना और कोलकाता के बीच चलती है। किसके बीच? खुलना और कोलकाता के बीच ये चलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, ये सब आपको पता होना चाहिए। बात हो रही है बांग्लादेश की, तो आपको पता होगा बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। अब तो रट गया होगा आपका भी। मुद्रा है टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, और आपको बता दें इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग। साथ ही साथ ये भी आपको पता होगा इनके पिता को बोला जाता है फादर ऑफ बांग्लादेश, जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। बांग्लादेश में 2 प्रमुख पोर्ट याद रखिएगा, चिटगांव और मोंगला। कॉक्स बाजार एरिया भी आपको याद रखना है रोहिंग्या के संदर्भ में, और भाषणचार द्वीप भी आपको याद रखना है। इसको बताएं, भारत के किस IIT संस्थान ने सबसे ज़्यादा पेटेंट अपने नाम करवाया है? भारत के किस IIT संस्थान ने सबसे ज़्यादा पेटेंट अपने नाम करवाया है? और इसी के कारण भारत का जो स्थान है वैश्विक रैंकिंग जो है उसमें भी सुधार देखने को मिल रहा है। बताएं,
भारत के किस आईआईटी संस्थान ने सबसे ज़्यादा पेटेंट अपने नाम करवाया है? तो ये आईटी संस्थान है आईआईटी कानपुर। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। आईआईटी कानपुर ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में सबसे ज़्यादा पेटेंट अपने नाम कराया है। उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायो पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? चले, इससे आसान प्रश्न कुछ नहीं हो सकता, इससे आसान प्रश्न कुछ नहीं हो सकता। और आज जो इसका प्रश्न गलत देता है, इसका जवाब यदि कोई गलत देता है, निश्चित रूप से बहुत ही शर्मनाक है। बहुत ही शर्मनाक है, तो बहुत ही शर्मनाक है। चले, ये प्रश्न सबके सही होने चाहिए। आज इसी से पता चल जाएगा कि आपका कॉमन सेंस कितना है। चले, उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? जम्मू कश्मीर, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। फास्ट जवाब, सबका जवाब आना चाहिए, तभी आगे बढ़ूंगा मैं। चलिए, भले ही ये प्रीमियर होता है, लेकिन जब ये कक्षा होती है उस दौरान मैं उपलब्ध रहता हूँ। मैं देखता हूँ आप क्या जवाब दे रहे हैं, तो बताएं। देखो, सबसे पहली बात जिन्होंने सही जवाब दिया है, आपको ढेर सारी मुबारकबाद आपके इतने बेहतर कॉमन सेंस के लिए। क्या बोला गया है? उत्तर भारत। इसको यदि कोई पकड़ लेता है ना, तो तुरंत जवाब निकल जाएगा। उत्तर भारत बोला जा रहा है। तेलंगाना उत्तर भारत में है? नहीं है। आंध्र प्रदेश उत्तर भारत में आता है? नहीं है। केरल उत्तर भारत में आता है? नहीं है। उत्तर भारत में कौन आता है? जम्मू कश्मीर इनमें से आता है। आंख मूंद कर आपको सही कर देना था, इसीलिए इसी प्रकार से विकल्प मैंने यहाँ पे रखे थे। अब जम्मू कश्मीर में कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो आपको बता दें, कठुआ में स्थापित किया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चले। हाल ही में किस देश ने, यह है जिरकॉन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे इंग्लिश में ये लिखा हुआ था और इंग्लिश में लिखे होने के कारण मुझे लगता है फ़ॉन्ट ने सपोर्ट नहीं किया और यहाँ पे करेक्ट नहीं हुआ। ये लिखा है सिरिकॉन मिसाइल। यहाँ पे बोला जा रहा है हाल ही में किस देश ने सिरिकॉन नामक मिसाइल का परीक्षण किया है। जो हमारे पुराने स्टूडेंट होंगे वो बता सकते हैं, क्योंकि इसकी चर्चा पूर्व में हुई है। सिरिकॉन नामक मिसाइल का परीक्षण कहाँ हुआ है? आपको बता दें, ये जो मिसाइल है इसके बारे में पूर्व भी मैंने बताया है आपको, और इस मिसाइल का परीक्षण किया है रूस ने किया है। तो आइए रूस के बारे में जानते हैं। रूस की राजधानी है मास्को, रूस की मुद्रा है रूबल, रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रोसकोसमोस। ठीक है, ये आपको बेसिक जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र की राजधानी, वहाँ की मुद्रा, और जो आसपास के हैं, जो चर्चा में रहने वाले देश हैं, उनके प्रमुखों के, राष्ट्र प्रमुखों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए, कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने गोल्डन आई का खिताब जीता? गोल्डन आई का खिताब किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने जीता, आपको बताना है। इसका नाम है ऑल दैट ब्रीथ्स। ऑल दैट ब्रीथ्स इसका नाम है, ये डॉक्यूमेंट्री है, इसको आप रट जाइएगा। इसने कांस फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार जीता है, गोल्डन आई का। और कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे होता है? फ्रांस में होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑल दैट ब्रीथ्स ये आप रट जाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 किस राज्य को दिया गया? विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार 2022 किस राज्य को दिया गया? आपको बता दें, यह वही राज्य है जहां का एक जिला है जामतारा। जामतारा भारत का पहला जिला है जिसके सभी पंचायतों में लाइब्रेरी स्थापित की जा चुकी हैं। तो ये जामतारा जिला जिस राज्य में पड़ता है वही इसका सही उत्तर है। प्रत्येक पंचायत में लाइब्रेरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यह वही राज्य है जो सहाय योजना चला रहा है। और सहाय योजना क्यों चला रहा है? सहाय योजना इसलिए चला रहा है जिससे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चे
स्पोर्ट में भाग ले सकें, उनको स्पोर्ट से जोड़ने के लिए, उनको खेल से जोड़ने के लिए ये सहाय योजना भी चला रहा है। और यहाँ पे बात हो रही है झारखंड की, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तंबाकू को बैन करने के लिए, तंबाकू के यूज को कम करने के लिए बहुत ही मेहनत किया, बहुत ही सार्थक प्रयास किया, जिसके कारण आज झारखंड में तंबाकू पहले की अपेक्षा तंबाकू का सेवन कम किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोला जा रहा है ICF पैरा कैनोइंग वर्ल्ड कप 2022 में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? क्या बोला जा रहा है? ICF पैरा कैनोइंग वर्ल्ड कप। कैनोइंग का मतलब होता है जैसे कोई नौका है, मान लीजिए ये कोई नौका है, कोई एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा है, तो कैनोइंग में क्या होता है, जो चप्पू आप बोलते हो ना, वो एक ही तरफ चलाया जाता है, दोनों हाथों से यही चप्पू चलाया जाता है। नौकायन में क्या होता है, नौकायन में इधर भी होता है चप्पू, इधर भी होता है, तो कैनोइंग और नौकायन में अंतर होना चाहिए। तो कैनोइंग वर्ल्ड कप 2022 में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? आपको बता दें, ये जो भारतीय हैं ये संबंधित है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से संबंधित हैं, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से संबंधित हैं। और इनके नाम की यदि हम बात करें, इनका नाम है प्राची यादव। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। यहाँ पे एक नाम लिखा है प्रियंका मोहिते। क्या आपने नाम इनका कभी सुना है? प्रियंका मोहिते के बारे में आपको बता दें कि प्रियंका मोहिते जो हैं ये संबंधित हैं सतारा महाराष्ट्र की, और इन्होंने 5 पर्वतों की चढ़ाई की है जिनकी ऊंचाई 8000 से ज़्यादा मीटर की थी। तो 8000 मीटर से ज़्यादा की 5 पर्वतों की चढ़ाई करने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, और इनका नाम है प्रियंका मोहिते। फिर इसके बाद एक नाम आता है हर्षदा शरद गरुड़। हर्षदा शरद गरुड़ को क्यों याद रखना है? क्योंकि ये भारोत्तोलन में वर्ल्ड चैंपियन है, भारोत्तोलन में वर्ल्ड चैंपियन हैं, और ये भारोत्तोलन की वर्ल्ड चैंपियन जो हैं ये पुणे से संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित है। तीसरा नाम आता है निखत जरीन। इनका नाम तो सबको पता होगा, निखत जरीन भी वर्ल्ड चैंपियन है। किसमें? बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन है। और कहाँ से रहने वाली है? ये निजामाबाद की रहने वाली हैं। इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो महिलाएं हैं ये भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इसको बताएं। हाल ही में चर्चा में रहे तंजावुर डॉल किस राज्य से संबंधित है? देखो, मन की बात कार्यक्रम मोदी जी करते हैं, ठीक है, अपनी बात तो कर देते हैं, भले ही दूसरे की बात नहीं सुनते हैं। तो मन की बात कार्यक्रम में मोदी जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक हम बात करें कि मन की बात कार्यक्रम का लाभ क्या होता है। मन की बात कार्यक्रम जब भी आप देखते होंगे, भले ही आप ना सुनते हो, लेकिन उससे जुड़े हुए फैक्ट आपको मिल जाते हैं, वो आप पढ़ लिया करें अवश्य। तो मन की बात कार्यक्रम में प्रत्येक बार आप देखोगे ना, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बिंदुओं पर, कुछ ऐसे आप कह सकते हो आविष्कारों पर, या कुछ ऐसे क्षेत्रों के बारे में प्रधानमंत्री जी जिक्र करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस बार के मन के कार्यक्रम में, मन की बात कार्यक्रम में मोदी जी ने जो बात किया वो तंजावुर डॉल की किया। और तंजावुर डॉल की यदि हम बात करें तो तंजावुर डॉल जो है ये टेराकोटा की बनती हैं। और टेराकोटा की बात करें तो आप जानते हो यूपी में चल रहा है एक जिला एक उत्पाद, और एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत गोरखपुर का जो टेराकोटा है उसको जीआई टैग भी मिला है। तो जो टेराकोटा है उसी की ये बनती हैं तंजावुर डॉल, और ये संबंधित हैं तमिलनाडु से। जब बात आती है तंजावुर की तो आपको याद आना चाहिए थोड़ा सा इतिहास में कि चोल वंश से संबंधित है। और चोल वंश के मंदिरों की बात करें तो बृहदेश्वर मंदिर आपको अवश्य याद आना चाहिए। तो तंजावुर जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ की ये डॉल हैं जो कि टेराकोटा की बनती हैं, और उसी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। ठीक है, तो मन की बात कार्यक्रम भले ही आप ना सुने, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो थ्योरी आप कह सकते हो वो जरूर पढ़ लिया करें। इसको बताओ, नदी सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? अब आप बोलोगे ये नदी क्या है? नदी का फुल फॉर्म है नेचुरल एलाई इन डेवलपमेंट एंड इंटर, इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। नदी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। नेचुरल एलाई इन डेवलपमेंट एंड इंटरडिपेंडेंस, डेवलपमेंट एंड इंटरडिपेंडेंस। विशेष रूप से ये जो नेचुरल एलाई हैं ये 3 नदियों के क्षेत्रों में विस्तारित देश हैं।
3 नदियां कौन कौन सी हैं? मेकोंग, ब्रह्मपुत्रा और गंगा। गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेकोंग नदियों से जुड़े हुए जो देश हैं वो इसके एलॉय हैं, और इसमें उन्हीं देशों की से संबंधित किस प्रकार से नदियों को संरक्षित किया जाए उसके लिए यहाँ पे चर्चा होती है, उसके लिए यहाँ पे बात होती है। और हाल ही में ये जो कार्यक्रम था, ये जो सम्मेलन था, ये आयोजित किया गया था असम में, असम के गुवाहाटी में ये आयोजित किया गया था। तो याद रखना है, यदि आपसे पूछ लिया जाए नदी सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो आपको याद रखना है गुवाहाटी। यदि आपसे पूछ लिया जाए नदी का फुल फॉर्म क्या है, तो नेचुरल एलाई इन डेवलपमेंट एंड इंटरडिपेंडेंस, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न है, हाल ही में तुर्की द्वारा लौटाई गई गेहूं की खेप को भारत ने किस देश को भेजा है? तुर्की ने जो गेहूं की खेप लौटा दी थी उसको भारत ने किस देश में भेजा है, ये आपको बताना है। मिस्र, ईरान, श्रीलंका, पाकिस्तान। भारत ने किस देश में भेज दिया है उस खेप को, ये आपको बताना है। निश्चित रूप से उम्मीद करता हूं सभी लोग इसका जवाब देंगे, और जो भी इनमें से देश होगा उसके बारे में जितनी जानकारी आप दे सकते हो, ठीक है, भूगोल के संदर्भ में उसको जोड़ के, इतिहास के संदर्भ में उसके जोड़ के, राजनीतिक संबंधों में उसको जोड़ के, जितनी जानकारी आप उस देश के बारे में दे सकते हो कमेंट बॉक्स में आपको शेयर करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और साथ ही साथ पढ़ाई भी करते रहें। धन्यवाद।